प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास। पश्चिम बंगाल में कोई जगह है खनकुल करके, KHANKUL। उच्चारण आप लोग संभाल लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो बात बता दूं कि किसी भी जातक के जीवन में जो उसकी अधीरता होती है, जो उसकी जिम्मेदारी निभाने का जो गुण होता है, उसके जीवन में जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, वो सब कहीं ना कहीं उस जातक की कुंडली के बैठे ग्रहों से आती है। कहाँ से आती है? उस जातक के जन्म चक्र के बैठे ग्रहों से आती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है ये जान लेना कि ये ग्रह हमें कहाँ कमज़ोर बना रहे हैं और ये ग्रह हमें कहाँ मजबूत बना रहे हैं। क्लियर है? जन्म होता है चैत्र और फाल्गुन में। फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, सुहृदय होता है। सुहृदय नहीं, सहृदयता से युक्त सहृदय होता है। उत्तरायण क्योंकि सूर्य मीन राशि में है, वसंत ऋतु कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, ये इस कुंडली की कमजोरी है। मैं अभी जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा कर रहा था, तो कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। और ये चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को परेशान करते हैं। कैसे? अकुलाहट, बेचैनी, लापरवाही, कड़वा बोलना, बहुत लंबी मैत्री न ले जाना, बार बार मैत्री का बदलना, एक जैसा पर्यावरण अपने जीवन में नहीं बना करके रखना, कई बार गड़बड़ छाला भी करना, थोड़ा बहुत मतलब झूठ बोल देना, कभी दूसरों को सता देना, कभी षड्यंत्र कर देना या षड्यंत्र में शामिल हो जाना, नियमित दिनचर्या का पालन न करना, या मन एक जैसा नहीं रखना। मन एक जैसा नहीं रखने का अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति का जो मन है वो कभी ईर्ष्या भी है, कभी छल में भी है, कभी द्वेष में भी है, कभी मोह में भी है, कभी मात्सर्य है, कभी आलस्य है, प्रमाद है। मतलब वो सभी चीज़ों को देख रहा है और सभी चीज़ों से सना हुआ है, लेकिन व्यक्ति है सीधा। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि सीधा क्यों है? क्योंकि ये मकर लग्न का है। मकर लग्न के लोगों में ना ढीठाई नहीं होती, ये ढीठ नहीं होते, और इनको बहुत ज्यादा चालबाजी भी नहीं आती। बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा चालबाज नहीं होते, बहुत स्पष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इन्हें राजनीति नहीं आती, और किसी के बारे में भी कई बार बुरा नहीं सोचते। संवेदनशील होते हैं, सत्य बोलने वाले भी होते हैं। सत्य बोलने वाले हों या ना हो, कभी कभी झूठ बोलेंगे, लेकिन सुनना इन्हें सत्य अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि इनके चापलूस अगर चारों पांचों तरफ से घूम रहे हैं तो ये इन्हें अच्छा लगेगा, नहीं, इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये इन्हें चाहते हैं कि इनके पास जो भी रहे वो बिल्कुल स्पष्ट बन करके रहे। और एक अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा किसी के बारे में सही राय देने वाले होते हैं। राय सही देते हैं, किसी को गलत गंदा सलाह नहीं देते। अपने काम में मस्त रहना चाहते हैं, किसी का हस्तक्षेप इन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं रहते। थोड़े कभी कभी जब शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा जब एग्रेशन में होगा, तब व्यक्ति कभी कभी कठोर होगा और जिद्दी होगा, ऐसा निर्दयी वाला, बाकी तो नहीं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, यहां तक कि सूर्य भी बलवान होते हैं, और इनके बलवान होने के कारण ही जातक के जीवन में धन रहता है। या ये भी कह सकते हैं कि इनके पास काम सदैव ही रहता है, इनके पास कभी ये खाली नहीं बैठते।
इनकी महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, सांसारिक सुख अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है, कृतज्ञ होते हैं, धर्म सदैव ही धर्म का पालन करने वाले होते हैं। और उसका एक कारण आगे मैं बताऊंगा कि क्यों व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है। धर्म इनके पास हमेशा ही रहता है, कभी भी ये अपने जीवन में से धर्म को गायब नहीं होने देना चाहते, थोड़े डरपोक होते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन गुरुवार, गुरुवार को जन्मे हैं, लग्न में गुरु बैठे हैं और देखिए नीच के बैठे हैं यहां, लेकिन उच्च के हो गए। केंद्र में यहां 1 4 7 10 चर प्रकृति की राशि, यहां केंद्र में 1 4 7 10, यहां भी केंद्र में 1 4 7 10। यह इत्तेफाक नहीं है, यह व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों का प्रतिफल है कि व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में एक प्रकार की राशि बन रही है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की निश्चिंतता, व्यक्ति का धर्म, आध्यात्म, दाम्पत्य, कारोबार और व्यापार बिल्कुल स्टेबल रहेगा। उस पे व्यक्ति अपनी पकड़ बना करके रखता है और कभी भी उसकी परिस्थिति उसके विपक्ष में जाए नहीं, ऐसी मजबूती बना करके रखता है। हाँ, लोग इसका लाभ ले लेते हैं, इसको चालबाजी नहीं आती, इस वजह से लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। भाई बहन भी कई बार इनके खिलाफ षड्यंत्र कर जाते हैं, इष्ट मित्र भी षड्यंत्र कर जाते हैं और व्यक्ति ऐसे ही कई बार लापरवाही के कारण अपना धन दूसरों को देता हुआ सा नजर आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि में जन्मे होने से व्यक्ति संततिवान तो पक्का होगा। इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है और उसका जो शारीरिक सुख होता है वो बड़ा अच्छा होता है। उसका एक सिद्धांत ये भी है कि व्यक्ति का जन्म फाल्गुन और चैत्र माह में हुआ है। इस समय जब आप फाल्गुन और चैत्र माह को देखेंगे तो इस समय कामावेश ज्यादा रहती है, काम का आवेग ज्यादा रहता है और इस माह में जन्मे लोगों में कामासक्त होने का एक गुण भी या दुर्गुण भी होता है, दुर्गुण ही कहेंगे। उनमें काम का आवेग रहता है, वो कामासक्त होते हैं, संतति हो जाती है, दाम्पत्य जीवन शारीरिक सुख के मामले में कमजोर नहीं होता। यहां पे जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति की कुंडली में कम्युनिकेशन, धर्म, आध्यात्म, अनुभव, पत्नी का सुख और सांसारिक सुख, ये सारे व्यक्ति के पास हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र 0 अंश के चंद्रमा 11 नंबर की राशि में, शनि के राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में 0 अंश पे बैठे हैं वो, और उन पे मंगल की दृष्टि है, बाकी तो और कोई ग्रह देख नहीं रहा। चंद्रमा के ऊपर अष्टम भाव से बैठ करके मंगल देख रहे हैं और चंद्रमा के ठीक 12 में गुरु, व्यय का तो नियंत्रण गुरु कर रहे हैं, पर धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल, तो नक्षत्र के स्वामी ने नक्षत्र को देख लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी ने मंगल चंद्रमा को देख लिया, और जिस राशि में बैठे हैं कुंभ राशि, उसका अधिपति देखिए उसके बिल्कुल ही सन्निकट बैठा है, बिल्कुल ही निकट। तो अब 2 बातें दिखेंगी कि व्यक्ति के जीवन में एग्रेशन है, वो जल्दबाजी में कोई काम करना चाहता है, थोड़ी बहुत इसी वजह से शठता भी आ जाती है और उसको मेहनत करके धन कमाना पड़ता है। वो धन मेहनत करके कमाना चाहता है, वो बैठ करके धन नहीं कमाना चाहता। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने मेन चैनल पे, जो ज्योतिषीय लक्ष्य का चैनल है नकुल पाराशर वाला, उसमें एक सिद्धांत बताया था जो चंद्रमा के बारे में कही थी कि चंद्रमा लग्न, धन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादशवें के बड़े उत्तम परिणाम देते हैं अगर ये पापक ग्रह भी बन जाते हैं तो। यहां जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के हैं, ये प्रबल रूप से क्षण चंद्र के सिद्धांत को मान रहे हैं। इस वजह से यहां चंद्रमा जो होगा वो पक्के तौर पे पापक ग्रह होंगे और क्षण चंद्र की परिभाषा में सर्वोच्च शिखर पे होंगे। ये अच्छी बात नहीं होगी। क्षण चंद्रमा व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, कर्तव्य परायणता, नियमित दिनचर्या, आप कितना प्रतिशत किसी दूसरे से प्रभावित हैं, आप स्वयं पे कितना विश्वास करते हैं, आपकी आत्मविश्वास की स्थिति कैसी है, आपकी आत्मा कितनी मलिन, कुलीन और भ्रष्ट है, आपका मन, बुद्धि, चित्त कितना स्थिर है,
आपको अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है, ये सब चंद्रमा से ही आता है। कम्युनिकेशन कैसा है, सब कुछ चंद्रमा से आता है। मैं तो समझता हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो चंद्रमा जहां पे रेगुलेट ना करते हो। इम्यून सूर्य भी करते हैं, चंद्रमा भी करते हैं। मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब चंद्रमा देते हैं। और जब पापक ग्रह के चंद्रमा होते हैं तो इन सभी चीजों की अधिकता हो जाती है। इस वजह से इन सभी विषयों का ध्यान रखना होगा। वाणी, कुटुंब, धन, इन लोगों से इसको सही जगह पे लगाना, कोई आपको बेवकूफ बना करके धन ना कमाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। वसु नाम के देवता इसके अधिपति होते हैं। ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। और गुलाब के पुष्प की जड़ अभिमंत्रित करके अपने गले में चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य, गाय की सेवा, अपने बगीचे में गुलाब के पुष्प लगाए जाएं, कमल के पुष्प लगाए जाएं, गेंदे के पुष्प लगाए जाएं, अशोक के वृक्ष लगाए जाएं, जामुन के वृक्ष लगाए जाएं। ये बहुत आवश्यक होगा। ये ग्रह जनित मैं उपाय आपको बता रहा हूं। और उसके बाद गुलाब का जड़ तो मैंने कहा ही। साध्य योग, वालवकरण होगा, शूद्र वर्ण और राक्षस गण, ये ठीक नहीं है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में कभी कभी मूर्खता आएगी, जल्दबाजीपन, गंदा रहना। कई बार तो ठंड में लोग कई दिन नहाए नहीं रहते, कई दिन तक स्नान ही ना हो, बिना स्नान किए भोजन कर लें। नख गंदे हैं, शरीर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, बाल गंदे हैं, पेट गंदा है, नाखून गंदे हैं, नाखून के बीच के क्षेत्र गंदे हैं, बिना पैर धोए सो गए, भगवान को बिना जगाए जग गए, भगवान को बिना सुलाए सो गए, बिना मंदिर का दर्शन किए ही दिन की चर्या शुरुआत कर दी, बिना माता पिता की आज्ञा का पालन लिए किए ही सब कुछ हो रहा है। ये सब आपको भ्रष्ट बना सकता है और आपको श्रीहीन कर सकता है। जीवन में लक्ष्मी उसी के पास जाती हैं जिसके दांत गंदे हों, मन साफ हो और बाह्य स्वरूप साफ हो। अगर ये गंदा है तो निश्चित रूप से आपके पास धन की समस्या हो सकती है। और ये मैं आपके लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूं। ये आपकी कुंडली का पंचांग, जहां पे तमस तत्व की प्रधानता ज्यादा देखी जा रही है। तमस तत्व क्या है? मारो, काटो, छीनो, झपटो, खाओ, पियो, मौज करो। ऐसा ये सिद्धांत संपूर्णतया ठीक नहीं है। हमारे साथ जितने हैं सबकी प्रगति होनी चाहिए, हमसे ज्यादा हो जाए, हमारे कारण किसी को बाधाओं का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की। तो मैंने धनिष्ठा नक्षत्र पे बात की कि नक्षत्र का स्वामी मंगल देख करके नक्षत्र को बल देता है और उसे बलवान बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति में गरिमा का पालन करना, वेदोक्त आचरण करना, सही दिशा में निर्णय लेने की लालसा रखना। पर चूंकि चंद्रमा पापक हो रहे हैं, इस कारण से इसमें गड़बड़ी भी पैदा होगी। मकर लग्न की कुंडली बनी है, लग्न के अधिपति तृतीय भाव में और तीसरे भाव के अधिपति लग्न में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति आरंभ में छोटी मेहनत से और छोटे काम से अपने जीवन की शुरुआत करेगा और आगे चल करके सफल होगा। लेकिन उसके जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता सदैव ही बनी रहेगी और वो मेहनत से ही सफल भी होगा। घूम करके धन कमाने वाला, अपने जीवन में कई सारे रोजगार करने वाला, बहुत ध्यान से समझिएगा, और हमेशा ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला, मेहनत पे विश्वास करने वाला इंसान होता है। ये जातक जिनके बारे में मैंने आपकी कुंडली, जिनकी कुंडली मैं देख रहा हूं, लग्न का मान 21 अंश का बना है, श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का ये जो लग्न बना है वो 21 अंश का बना है, चौथे चरण का होगा। तो श्रवण नक्षत्र का तो चंद्रमा अधिपति हो गए, राशि बन गई शनि की, और श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति भी चंद्रदेव ही होते हैं। इस वजह से इस लग्न पे चंद्रमा और शनि दोनों का प्रभाव आ गया। ऐसी अवस्था में इस कुंडली के लिए चंद्रमा मारक होने के बावजूद भी मारक न होकर के जातक के जीवन के अच्छे ग्रह के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। हालांकि वो केंद्र के स्वामी हैं। शुभ ग्रह जब केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं या युक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं और मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे,
उसमें बात कही थी कि जब चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी बनते हों तो उन्हें सबसे कम मारक दोष लगता है। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा को सबसे कम मारक दोष लगेगा। सबसे ज्यादा सप्तम भाव के मारक दोष गुरु को लगते हैं, शुक्र को दूसरे नंबर पे, बुध को तीसरे नंबर पे और चंद्रमा को चौथे नंबर पे। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठ करके मारक बनेंगे, लेकिन कम। और इस कुंडली के लिए शनि जो लग्न के अधिपति हैं, वो भी इस कुंडली के लिए जातक के जीवन में लग्नेश होकर के द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और राहु केतु से दृष्ट या प्रभावित या साथ बैठने के कारण शनि इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे। मतलब लग्नेश होने के बावजूद शनि देव अपनी दशा काल में मारने की भूमिका में आएंगे, मतलब वो मारक बनेंगे। चंद्रमा जो होंगे वो सबसे चौथे नंबर पे मारक ग्रह बनेंगे। इस कुंडली के लिए पापी या मारक, प्रधान मारक ग्रह, लग्नेश होकर के शनि प्रधान मारक नहीं बनेंगे, वो मारक बनेंगे। प्रधान मारक ग्रह इस कुंडली के लिए मंगल देव बनेंगे। चतुर्थ स्थान के साथ साथ पापी भाव, एकादशवां भाव, इसके स्वामी होकर के और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, चंद्रमा तो स्वतः पापक हो ही रहे हैं पक्ष के बल से, तो इस कुंडली के लिए मंगल देव मारक होंगे, प्रधान मारक। द्वितीय मारक के रूप में शनिदेव, तीसरे मारक के रूप में इस कुंडली में अगर कोई ग्रह बनेगा तो वो बाकी कोई ग्रह नहीं बनेंगे, चंद्रमा तीसरे मारक के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक छवि को धूमिल करेगा। कई बार उसके ऊपर कई दूसरे लोग हावी होते हैं और उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसको दूसरों के अंडर में काम करना पड़ता है या दूसरों को उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। स्वयं सारी चीजें करने के बावजूद व्यक्ति जो होता है वो हिसाब किताब दूसरे को देता हुआ नजर आता है। मालिक होने के बावजूद भी कई बार उसके साथ बर्ताव नौकर की तरह किया जाता है या फिर सामान्य कर्मचारी की तरह व्यवहार किया जाता है। दवाइयों से संबंधित, केमिकल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, खाने पीने से संबंधित कोई भी काम हो, ये जातक आराम से कर सकता है। लग्न में गुरु श्रवण नक्षत्र के और शनि का प्रभाव है लग्न और लग्नेश दोनों पे। लग्नेश के ऊपर इसलिए क्योंकि वो उसके साथ संबंध में जा रहे हैं, और लग्न पे इसलिए क्योंकि वही उनका लग्न है। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना व्यक्ति को व्यवहारिक पक्ष से देखे तो मेहनती और सैद्धांतिक बनाएगा, अपने काम में मस्त मशगूल रहने वाला बनाएगा। लेकिन लग्न पे राहु का प्रभाव व्यक्ति को भ्रम में रखेगा और किसी भी चीज में स्पष्टता लाने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, यह भी बात होगी। गुरु 21 अंश के बैठे हैं, इस वजह से उनके प्रभाव में बल रहेगा। और लग्न भी 21 अंश का बना है। ये अवरोह अवस्था का तो लग्न है, परंतु फिर भी इसे अच्छी बात कही जाएगी कि जातक के जीवन में ऐश्वर्य, धन, सुख, व्यक्तित्व, आचरण और व्यवहार, ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं नवम स्थान के स्वामी होकर के। यह व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा करने वाला होगा। एकादशवें भाव के अधिपति अष्टम में, आरंभ में थोड़े कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ेगी, और यहां पे चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को धन भी देगी और उसको सुहृद मानसिकता का बनाएगी। स्पष्ट, उसको छल कपट बहुत ज्यादा नहीं आता, ऐसा बनाएगी। पर एग्रेशन है और क्रोध भी जल्दी आता है। पर हाँ, क्रोध भी आएगा तो देख करके और समझ करके आएगा कि मेरा काम नुकसान न हो जाए। तो ये मंगल और चंद्रमा के, चंद्रमा से द्वितीय घर में शुक्र सुंदर बनाएंगे और वाणी अच्छी बनाएंगे। चंद्रमा से दूसरे घर के सूर्य व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला होगा। और ये कई बार मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि चंद्रमा के ठीक दूसरे घर में सूर्य बहुत अच्छे भाव के स्वामी होने के बावजूद भी योग कारक या राजयोग कारक नहीं बनते। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य की दशा जातक के जीवन को सामान्य जाने वाली दिखा रही है। चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में शनि धनवान और रैंडम एक्सेस, अचानक से धन की प्राप्ति होती रहेगी। चंद्रमा से दूसरे घर के केतु जातक अनुभवी और प्रेम करने के साथ साथ अपने शत्रुओं पे विशेष दृष्टि रखने वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से तीसरे घर में बुध अपने ज्ञान, आचरण, सदाचरण, व्यवहार और कृतज्ञता का पालन करने वाला बनाएंगे। उसी चंद्रमा से सप्तम घर में मंगल व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, एनर्जी, धैर्य, साहस और कभी कभी अधैर्य वाली स्थिति वो लेके आएंगे। उसी चंद्रमा से 12वें घर में गुरु व्यक्ति चाहे रहे न रहे, देने के लिए हमेशा दूसरों को तैयार रहता है।
ये चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों की बात मैंने कर दी। अब एक एक ग्रहों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ग्रह लग्न नवांश दशमांशा में कैसा बैठ करके कैसा फल कर रहा है। सबसे पहले बात ग्रहों के राजा सूर्य की। इस कुंडली के लिए वो अष्टम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में बैठे हैं। अपनी दशा काल में जातक से खूब मेहनत करने पे विवश करेंगे। सूर्य 20 अंश के रेवती नक्षत्र में बुद्धिमान बनाएंगे और मीन राशि के बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो ग्रह मकर राशि में बैठ रहा है, दशमांशा कुंडली में वृष राशि में। इस वजह से सूर्य की दशा जातक को मेहनत करने पे विवश करेगी, पिता से मतभेद देगी और कई बार छोटे बड़े भाई बहनों से भी थोड़ी बहुत ठंडती बनती रहती है या कई बार उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये सूर्य के कारण हो गया। सूर्य की दशा में व्यक्ति को धन भी प्राप्त होगा अपने पराक्रम से और अपने कारोबार से। वहीं चंद्रमा 0 अंश के कमजोर 51 कला पे धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में, नवांश कुंडली में वो तुला में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो कुंभ में वापस चले जा रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, दाम्पत्य, नौकरी, प्रमोशन, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, अच्छा व्यवसाय, ये सब चंद्रमा की दशा में मिलता दिख रहा है। बस मानसिक अव्यवस्था होती रहेगी। प्रत्येक महीने का जो 7, 8, 10 दिन बीतेगा वो बड़ा खराब बीतेगा। उसको ठीक करने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन, शिव जी के मंदिर में दर्शन और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, भविष्य में अच्छा होगा ऐसा सोच लेना है। मंगल इस कुंडली के लिए चतुर्थ और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के मैंने कहा है प्रधान मारक, जबकि उनका मारक भाव से संबंध नहीं बन रहा है लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं, इस कारण से वो यहाँ पे मारक होंगे। लग्नेश के शत्रु होते हैं, इस वजह से मंगलदेव यहाँ प्रधान मारक बनेंगे। और एकादशेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट, दुर्घटना, विष वाले जानवर, विष प्रयोग, कोई जहर न दे दे, कोई विष न खिला दे पिला दे, इस वजह से किसी अनजान से न लें, किसी पे विश्वास न करें। अपने घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, घर की महिलाओं की सुरक्षा, इसका ध्यान रखना होगा। मंगल सिंह राशि में, नवांश कुंडली में वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में स्वग्रही। इस वजह से मंगल की दशा लग्न, नवांश और दशमांशा के आधार पर आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगी, वहीं आपको मान और प्रतिष्ठा भी देगी, साथ ही साथ आपके कारोबार और आपके पिता के कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और वही मंगल आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ध्यान, मन, बुद्धि, चित्त को व्यवस्थित करेंगे और आगे लेके जाएंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। सप्तम इस कुंडली के लिए पंचम छठवें भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी, नवम स्थान के अधिपति होकर के और छठवें भाव के स्वामी होकर के विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से वो कई बार पिता से सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा में व्यक्ति का मन एक जगह एकाग्र नहीं है, वो भटक रहा है और घर में प्रायः छोटे मोटे कलह के वातावरण भी बना रहा है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। नवांश चक्र के आधार पर वो ग्रह आपसे मेहनत करवाएगा और कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगा, जबकि दशमांशा चक्र के आधार पर वो ग्रह वहां पे भी आपको कम से कम मेहनत से धन देने वाला और पिता के प्रभावों से युक्त रखने वाला बना रहे हैं। बुध की दशा इस कुंडली के मानसिक शांति को भंग करने वाली और अशांति और अनिद्रा को देने वाली हो सकती है, लेकिन फिर भी उस बुध की दशा में व्यक्ति माता और पिता की सेवा तो खूब करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे जितनी संतति हो, पर यह व्यक्ति की कुंडली में जो कुंडली की चक्र की स्थिति बनी है बुध की और गुरु की, ऐसे आधार पर व्यक्ति अपने माता और पिता के खिलाफ कभी भी नहीं जाता, उनकी पुरजोर सेवा करता रहता है। चाहे इनके खिलाफ कितने ही षड्यंत्र हो जाएं, व्यक्ति जीतता है, हारता नहीं है। लोग बल परिवार के लोग सहयोग ना करें, समाज के लोग उसके सामने इकट्ठा होते हैं जरूरत पड़ने पे। देवगुरु बृहस्पति 21 अंश 41 कला श्रवण नक्षत्र लग्न में, नवांश में भी लग्न में, दशमांशा में भी लग्न में, इस कुंडली के सबसे बलवान ग्रह के रूप में और तृतीय भाव के स्वामी होकर के सामान्य बन जाते हैं। पर फिर भी चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे कभी नहीं जाएगा। और नीच भंग गुरु का योग हर जगह बन रहा है, क्योंकि यहां नीच के थे, यहां नीच के उच्च के हो गए तो नीच भंग हो गया। यहां गुरु केंद्र में, यहां बुध केंद्र में, यहां चंद्रमा केंद्र में, यहां शुक्र केंद्र में, यहां 2 ग्रह शुभ ग्रह केंद्र में, यहां 3 ग्रह शुभ ग्रह केंद्र में। इस वजह से ये कुंडली कभी भी कष्ट और तकलीफों से नहीं जूझेगी, आगे बढ़ती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, धन, संतान, विवाह, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और इच्छाओं की पूर्ति, धर्म का पालन, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, कृतज्ञता, धार्मिकता,
और निश्चित रूप से चरित्रमान होने का गुण, ये सब गुरु की दशा में व्यक्ति को मिलेगा। जब कभी भी ये दशाएं चलेंगी तो ऐसा परिणाम करेंगी। शुक्रदेव इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में दशम और पंचम के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, लेकिन अस्त हैं। तो शुक्र और शनि के अस्त होने के कारण, अस्त होने के बावजूद व्यक्ति के जीवन में कारोबार थोड़ा बहुत संशय करेगा शुक्र की दशा में। अगर दशम स्थान के अधिपति और पंचम स्थान के अधिपति होकर के अस्त नहीं होते, मतलब व्यक्ति के पास काम उत्तेजक भावनाएं हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, व्यक्ति अपने पैसे कमा करके पिता को दे सकता है, पर पिता को लेने की बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा, इसके बाद इस कुंडली में सदैव ही काम रहेगा, व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठेगा। और दरअसल यहाँ पे कई बार कामोत्तेजक भावनाएं बड़ी ज्यादा हावी होती हैं। प्राणायाम करने की आवश्यकता, नींद अच्छी, ब्रह्मचर्य का पालन, मांसाहार का परित्याग, नमक का सेवन कम, सूर्य को अर्घ, नियमित मंदिर का दर्शन, धर्म की सुरक्षा के प्रति एकदम बिल्कुल कृतज्ञ रहें और किसी संस्थान से जुड़ जाएं जो राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती हूं। इससे शुक्रदेव की सुरक्षा होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। याद करिए, अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बात कही कि लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये कौन है? आपके मित्र होंगे, जो आप किसी संस्थान से जुड़ेंगे, वही लोग आपके वक्त पड़ने पे आपके संग खड़े रहेंगे। नहीं तो आपका समाज ही नहीं रहेगा कि कल आपको अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको बुलाएं या लोग आपकी मदद करें। हम लोग ऐसे ही असामाजिक होते जा रहे हैं। इस वजह से ही असामाजिक तत्वों की वृद्धि हो रही है। हमने समाज को छोड़ा, हमने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। हमारे आसपास पड़ोस के लोगों को हम नहीं जानते, हम ऊपर नीचे रहते हैं नहीं जानते, हमारा फोन नंबर किसी के पास नहीं है, हमारे कांटेक्ट में हमारे ही बिल्डिंग के नीचे रहने वाले लोगों का नंबर नहीं है। इस कारण से असामाजिक तत्व आपके घरों पे आकर के आपकी बेटी बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, उनको गलती दृष्टि से देखते हैं और आप टुकुर टुकुर कबूतर की भांति देखते रहते हैं। इस वजह से इसकी एकाग्रता बहुत बना करके रखने की आवश्यकता है। शनिदेव की बात करते हैं, मीन राशि में बैठे हैं और यहां पे वो जन्म कुंडली में कहां बैठ रहे हैं? धनु राशि में। मीन राशि में 16 डिग्री पे रेवती नक्षत्र में नवांश कुंडली में वो आपको कम से कम भौतिक सुख, सामाजिक सुख, सांसारिक सुख तो पक्का देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शनि की दशा आपके जीवन में धन, मान, रखी हुई संपत्ति को और आगे बढ़ाना, एक से अधिक भवन का सुख, ये सब शनि की दशा में आपको मिलेंगी और इसमें जरा भी संशय नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको इतनी बात बताई। तो कहने का अर्थ है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र और शनि इस तरीके से आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। इस कुंडली में चरित्र अच्छा है पर भ्रम भी है, क्योंकि राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न को परेशान कर रही है। चंद्रमा के पीछे गुरु के बैठने से व्यक्ति कई बार अपनी ही स्थिति को समझ नहीं पाता और बेवजह धन का नुकसान करता रहता है। धर्म में पैसा लगे, मंदिरों में लगे, दान में लगे, पुण्य में लगे, पूजा में लगे, पाठ में लगे, गरीबों में लगे, ब्राह्मणों में लगे, माता पिता में लगे, वृक्षों की सेवा में, जीवों की सेवा में, यह धन का वास्तविक निर्गमन होना चाहिए। ऐसे धन जाना चाहिए। अपनी जरूरतों को कम करके, अपनी जरूरतों को काट करके और देने की नियत रख लीजिए। और ये मैं ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहा, दरअसल मैं ये पहले करता हूं, नहीं तो अभी भी किराए के मकान में नहीं रहता। इस वजह से ये बात बहुत सावधानी से समझना होगा। राहु आपकी कुंडली में धर्म दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं क्योंकि योग कारक ग्रह की स्थिति में बैठे हैं। बुध मकर लग्न की कुंडली के लिए, ऐसे इस कुंडली में ना कोई ग्रह खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? बुध भी नवम भाव के स्वामी हो गए, शुक्र भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए, चंद्रमा इस कुंडली में मारक होते नहीं हैं, अष्टम भाव के सूर्य होकर के सूर्य को मारक दोष लगता नहीं है, अष्टम का दोष लगता नहीं है, शनिदेव स्वतः लग्नेश हो जाते हैं, मंगल देव इस कुंडली में बहुत खराब भाव के तो स्वामी बने नहीं, पापक ग्रह हैं, एकादशवें के स्वामी हैं, क्या खराबी है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं, पर उनके अंदर शुभ लक्षण तो होते ही हैं। केंद्र में बैठे हैं तो आपका पैसा ही बचा रहे हैं, आपका धन गलत जगह पे खर्च नहीं होता है। तो ये इस तरीके से मकर लग्न की कुंडली ना, बहुत कई बार लोग इसको कहते हैं कई बार कि मकर लग्न सबसे खराब लग्न होता है, पर जब आप बहुत सावधानी से देखेंगे तो मकर लग्न अच्छा लग्न बीत जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रह
प्रबल मारक के रूप में सिद्ध नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा मारक बनते नहीं है, और 12वें भाव के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और उन पे मारक दोष उस तरीके का लगता नहीं है। शनि मंगल राहु केतु से जब संबंध बनेगा तब थोड़ा लग जाएगा। राहु के संपर्क में है तो गुरु राहु का अंतर या गुरु राहु की दशा जातक को कष्ट थोड़ा दे सकती है, पर वैसे सामान्यतया कुंडली बहुत अच्छी बनी है। योग कारक ग्रह उच्च का है, 2 से 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठ रहे हैं, और वो भी शुभ ग्रह। यहां पे भी देखेंगे तो गुरु मंगल और बुध, यहां पे भी गुरु बुध केंद्र में, यहां भी गुरु शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, यहां पे भी गुरु मंगल और बुध केंद्र में। हमें हमारे काम पे और हमारी नीयत पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम घूम करके कई तरीके से धन कमा सकते हैं। मार्केटिंग हमारी अच्छी है, हमारी कैपेसिटी अच्छी है, हमारी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, धर्म की समझ अच्छी है। हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सदैव हमें सही मार्ग दिखाए। गुरु मंत्र से दीक्षित होइए, गाय की सेवा करिए, अशोक और जामुन का वृक्ष अपने जीवन काल में जितना ज्यादा हो सके लगाइए, और किसी सामाजिक संस्थान से अपने आप को जोड़ के रखिए। अष्टक वर्ग की चर्चा कर दूं, चरित्र ठीक। पैतृक संपत्ति से कोई विशेष फायदा तो होता नहीं दिख रहा, पर आपको पिता से फायदा है, पिता को आपसे फायदा है। छोटे भाई बहनों से मतभेद इस कुंडली में दिख रहा है। इसके साथ साथ इस कुंडली में मन बुद्धि चित्त को स्थिर रखना है, शांत रखना है। जितना ज्यादा हो सके नींद अच्छी लेनी है, प्राणायाम करना है, वात पित्त कफ को नियंत्रित करने के लिए त्रिफला का सेवन करना है। पढ़ने में मन इस कुंडली को लगानी है। नौकरी इस कुंडली में ज्यादा अच्छी है, प्राइवेट भी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके शांत रहने की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन पे काम करना है। लगातार 5 घंटे एक जगह पे बैठ करके क्या आप कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे विचार कर लेने की आवश्यकता। धर्म इस कुंडली में उतना मजबूत नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस वजह से उसमें भ्रम ना हो। गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दुर्बा ये अर्पित होता रहे, देवी मैया के मंदिर का दर्शन होता रहे। ये कुंडली आगे बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस कुंडली की समस्त इच्छाओं की पूर्ति माता के आशीर्वाद से हो रही है। इस वजह से माता पिता से मतभेद ना करें, और जो स्थिति इस कुंडली में बन रही है उसके आधार पर आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आपको ग्रह देंगे, और वो देने वाले आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्रदेव हो रहे हैं। अस्त नहीं होते तो वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते। नक्षत्र के आधार पर धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना है। रेवती, श्रवण, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा, पुष्य, पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पश्चिम दिशा में जा सकती है। पश्चिम फ्रंट पे जो मकान का दरवाजा खुलता हो उस मकान में रह सकते हैं। एक से अधिक भवन का सुख मंगल की दशा में, बुध की दशा में और शनि की दशा में मिल सकता है। किसी को भी पैसा देना नुकसान करेगा, आपके पैसे निकलेंगे नहीं। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। रत्न के आधार पर इस कुंडली के लिए गुरु का रत्न भी पहन सकते हैं, और सफेद पुखराज तो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस कुंडली में कोई भी शुभ कार्य करना हो, बुध की दशा, गुरु की दशा और कई बार शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। राशि बनी है कुंभ की, जिसके ऊपर अभी चल रही है 7.5। इस वजह से हालांकि आपकी कुंडली में 7.5 के लिए अगर देखेंगे तो शनिदेव उतने ज्यादा खराब नहीं है, फिर भी इस दशा काल में व्यक्ति अस्थायी संपत्ति तो खरीद ही लेता है। इस कुंडली में सबसे जो अच्छी दशा आने वाली है 2026 के मार्च से आने वाली है। कमजोर दशा रहेगी 2031 से लेकर के 34 तक की। फिर शनि की दशा में लाजवर्त धारण करना होगा, और सुंदरकांड का पाठ महीने के 1 शनिवार को आवश्यक रूप से करना होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा। इसके अतिरिक्त मछलियों का पालन भी करना होगा, और साथ ही साथ नित्य प्रति मंदिर की परिक्रमा और दर्शन इस कुंडली को कभी भी नीचे नहीं गिरने देगी। ये कुंडली खाने पीने का काम, फलों का काम, ड्राई फ्रूट का काम, मार्केटिंग, पैकेज फूड, इस तरीके का काम, दवाइयाँ और केमिकल, इस तरीके के कामों से धन कमा सकती है। वार के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार बहुत अच्छे रहेंगे। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 8 अंक बहुत अच्छा रहेगा। रंग के आधार पर गेरुआ, नीला, हरा और बैगनी ये रंग अच्छे रहेंगे। मित्रता वृष और कन्या वालों से अच्छी रहेगी। शत्रुता मीन, कर्क और धनु वालों से ना करें। अभी आपकी कुंडली में 26 के मार्च के बाद अच्छी दशा आ जाएगी। होरा चक्र के आधार पर जो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है उसके आधार पर हमें अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर के राहु, मंगल और केतु की दशा का ध्यान रखना होगा। बाकी धन के लिए चंद्रमा, शनि, सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध की दशा धन, पराक्रम, मेहनत, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति, सकारात्मक विचार और उत्तरोत्तर वृद्धि में जाने का काल, ये सब इन दशाओं में मिल जाएंगे।
भवन भूमि वाहन का सुख 100% से भी ज्यादा है। माता और पिता में से पिता का सुख थोड़ा कम, माता का सुख थोड़ा ज्यादा दिख रहा है या उनका आशीर्वाद ज्यादा मिल रहा है। संतति वगैरह का सुख आपकी कुंडली में ठीक है। आप मंगलिक भी हैं, लेकिन केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस वजह से उनका दोष कम हो जाएगा। आप चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से दोनों से मंगलिक हैं। विवाह करना होगा मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से, कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातिकाओं से, सिंह राशि सिंह लग्न की जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ से विवाह के लिए अवसर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।